क्या होगा अगर पूरे दुनिया के ग्लेशियर्स खत्म हो जाए, जितना भी ग्लेशियर वाटर है वो सब खत्म हो जाए। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारी अर्थ पे जितना पानी है उसका 2.1% ऑफ वाटर ग्लेशियर से ही आता है। बाकी का रेस्ट ऑफ 97% समुद्र से है, जो पीने लायक नहीं है। तो सीधी बात यह है कि हमारे जो पीने लायक पानी है वो ग्लेशियर से ही आता है यार। थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड वाटर आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ग्लेशियर वाटर का है। लेकिन ग्लेशियर्स रैपिडली पिघल रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर ग्लेशियर्स खत्म हो गए, श्रिंक हो गए, तो उससे निकलने वाला जो वाटर है, ग्लेशियर वाटर है, वो भी खत्म हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो दुनिया में है उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी, इरिगेशन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। एक हिसाब से कहिए तो सूखे का शिकार हो जाएगी पूरी दुनिया। स्पेशली अगर भारत देश की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम नदियां ग्लेशियर रिवर्स है, जिनका पानी ग्लेशियर से निकलता है। देखिए, अगर रैपिडली ग्लेशियर्स पिघलेंगे और जिस प्रकार से पिघल भी रहे हैं, तो फ्लड लाइक सिचुएशन बनेगी नॉर्थ इंडिया में, जो आप हर साल मानसून के सीजन के समय में या फिर कभी भी देखी जा सकती है, जो बहुत ही तेजी से बन रही है। अगर ग्लेशियर्स पिघलकर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो एंटायर नॉर्थ इंडिया है वो ड्रॉट का शिकार हो जाएगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा। लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिलेगा, इरिगेशन के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। नॉर्थ इंडिया का जो लाइवलीहुड है वो ग्लेशियर वाटर्स पर ही डिपेंड करता है। इसी कारण से ही यहाँ की जमीन इतनी फर्टाइल है। अगर नॉर्थ इंडिया में पानी नहीं होगा तो यहाँ की जमीन पूरी बंजर हो जाएगी, जिसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। राजस्थान का एरिड रीजन है, वहां पर भी पहले एक सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन अब वो सूख चुकी है, जिस कारण से पूरा वहां पर एरिड हो चुका है रीजन, बहुत ज्यादा सूखा ड्रॉट हो चुका है। अगर आपको बात मनगढ़ंत लग रही है कि इतने ज्यादा ग्लेशियर्स दुनिया में कैसे पिघल जाएंगे, तो रिसेंटली वेनेजुएला एक देश बन चुका है जो अपने सारे ग्लेशियर्स टोटली कंप्लीटली खो चुका है, जिसके पास अपना एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। देखिए, खास बात यह है कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में वेनेजुएला के पास अपने 6 ग्लेशियर्स थे, लेकिन 9 मई 2024 में अपना आखिरी ग्लेशियर वेनेजुएला ने खो दिया है और उनके पास अब कोई भी ग्लेशियर नहीं बचा है। वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर था ला कोरोना ग्लेशियर, जो हिम्बोल्ट पीक पर था। देखिए, अब मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि ग्लेशियर्स होते क्या है। देखिए, एक जगह अक्यूमुलेशन हो जाता है आइस का, काफी लंबे समय से अक्यूमुलेशन हो जाता है, उसके बाद बहुत ही बड़े माउंटेन्स टाइप बन जाते हैं आइस का। इस वजह से वो अपने ही वजन के कारण धीरे धीरे स्लोली रिसते जाते हैं और उससे जो पानी है निकलता रहता है हल्का हल्का। देखिए, ग्लेशियर्स हमारे अर्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे देश के लिए। नॉर्थ इंडिया में सारा जो वाटर है ग्लेशियर वाटर है। देखिए, ग्लेशियर्स उसी जगह पर बनते हैं जहां पर काफी कम टेम्परेचर हो, जैसे कि पोलर रीजन में या फिर हमारे हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स हमारे इंडिया की लाइफ लाइन है। अगर बात की जाए तो हमारे देश में 16,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स है। अगर पूरी दुनिया में बात की जाए 1,96,000 ग्लेशियर्स है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लंबार्ड ग्लेशियर, जो ईस्ट अंटार्कटिका में, इसकी जो लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। और हमारे देश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड भी है। उसकी जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर है। देखिए, हमारे देश के जो ग्लेशियर्स है बहुत तेजी से रिट्रीट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी श्रिंक हो रहे हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि कितने रैपिडली वो श्रिंक हो रहे हैं। अगर एवरेजन देखा जाए तो बहुत ही तेजी से श्रिंक हो रहे हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो ग्लेशियर लेक्स यहाँ पर फोटो में नजर आ रही है वो कितनी जल्दी अपना साइज बड़ा कर रही है। इसका ये मतलब है कि बहुत ही तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वाटर जो दुनिया में ग्लेशियर्स है जिस प्रकार कंटिन्यूसली रैपिडली श्रिंक कर रहे हैं, रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, उससे जो सी लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कोस्टल रीजन्स में फ्लड, सुनामी, इस प्रकार के कई सारे जो डिजास्टर्स है वो आते रहते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है गंगोत्री ग्लेशियर बहुत ही जल्दी रिट्रीट कर रहा है, 12 मीटर पर ईयर रिट्रीट कर रहा है और अभी तक 1500 मीटर रिट्रीट कर चुका है पिछले 70 सालों में ही। देखिए, जिस प्रकार से रिट्रीट कर रहा है, श्रिंक हो रहा है, 2050 तक टोटली गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। सतलुज बेसिन में भी जितने सारे ग्लेशियर्स है वो बहुत ही रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 55% ग्लेशियर्स जितने भी सतलुज रीजन में है वो 2050 तक मेल्ट हो जाएंगे और 81% जो टोटल जो ग्लेशियर सतलुज रीजन में है वो 2090 तक टोटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है कि ग्लेशियर्स के मेल्टिंग होने का सबसे मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, दिस इज द मेन कॉज फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग। और फॉसिल फ्यूल्स जिस प्रकार से बर्न हो रहे हैं रैपिडली, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत तेजी से बदल रही है। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन कारण है। ग्लेशियर वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ग्लेशियर रिवर्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटायर नॉर्थ इंडिया ग्लेशियर वाटर पर ही डिपेंड है। देखिए, जितनी भी रिवर्स नॉर्थ इंडिया की है, मेजर रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस, सारी ग्लेशियर रिवर्स है और ग्लेशियर से निकलती है।
अगर इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुत ही जल्दी सारे जो ग्लेशियर्स हमारे देश में दुनिया में हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। अगर इससे बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही साथ एफॉरेस्ट्रेशन करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। और मेरी सारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी विनती है, जो भरी गर्मी में बहुत ही सूखे में पेड़ लगा रहे थे वो आजकल कोई नज़र नहीं आता है। जो बहुत सारे 1 लाख 10 लाख पेड़ लगाने के चैलेंजेस लेते थे, लेकिन जब क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है पेड़ लगाने के लिए, बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, अब वो नज़र नहीं आते सोशल मीडिया पर कितने ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं। मेरी उनसे विनती है, इफ़ यू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट फॉर आवर एनवायरनमेंट देन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर प्लांटिंग ट्रीज। मानसून में ही पेड़ लगाए जाने चाहिए और इससे जो हमारे वाटर का कंजप्शन है वो भी कम होगा और पेड़ लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। देखिए, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं रोका गया तो क्या हो सकता है। इस साल हिमाचल में जो बाढ़ आई थी, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही तबाही हो गई थी पिछले साल हिमाचल में। जय हिंद।